Good morning, everyone. Here we discuss chapter number 4 of Entrepreneurship Development, जिसमें आज हमने टॉपिक अपना डिस्कस करना है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ। आज हमने स्टडी करना है अंडरस्टैंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको थोड़ा सा याद है कि बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक टर्म आपको बताई थी, दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? दैट इज़ अ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनली जो हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं, जो हमारे इंटरनली स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर है, आप खुद से अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे बिजनेस एरियाज़ की ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेसेस हैं। बट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं कि आपने इसको किस तरह से फेस करना है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर केपेबल होता है एनालाइज करना अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वो टाइम है जहाँ पर एक बिज़नेस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है और उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए सक्सेसफुली। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी का टाइम आया और आप जब तक प्रिपेयर हुए उसको फेस करने के लिए वो टाइम निकल गया, तो उस टाइम पर जो आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं आप उस चीज़ को अर्न नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ड्रकर ने अपॉर्चुनिटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने बोला कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 इज़ एडिटिव अपॉर्चुनिटी, नंबर 2 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी एंड नंबर 3 इज़ ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इन तीनों के बारे में बता रही हूँ कि एडिटिव अपॉर्चुनिटी क्या होता है। एडिटिव अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ पर आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का ही बेटर यूटिलाइज करते हो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं लेकर आए हो। आप ये सोचते हो कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं पहले से, मैं उसको किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ अच्छे से। यहाँ पर जो डिस्टर्बेंसेस होती है, अब आपको पता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज लेकर आएंगे, चाहे आप प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो या उसकी सर्विसेज में कोई चेंज लेकर आए हो, किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर किसी ना किसी तरह की डिस्टर्बेंस एक बिज़नेस को फेस करनी पड़ेगी। पर एडिटिव अपॉर्चुनिटी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने एग्जिस्टिंग अफेयर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जिससे एक बिज़नेस को कम से कम रिस्क फेस करना पड़ता है। क्लियर? ये था आपका एडिटिव अपॉर्चुनिटी। कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटी क्या होती है? यहाँ पर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कुछ नए आइडियाज़ ऐड कर देते हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस ले आते हो। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज आप लेकर आ रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री चेंज। अगर आप चेंज लेकर आए हो तो डिस्टर्बेंस भी होगी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको थोड़ा सा रिस्क भी फेस करना पड़ेगा। अब नंबर 3 स्टेज आती है, दैट इज़ अ ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी। ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप फंडामेंटल चेंज लेकर आते हो अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर में भी और करेक्टर में भी। दैट मीन्स जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या जो भी आपका वर्किंग कंडीशंस है उसके अंदर आप बेसिक चेंज लेकर आते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर भी जो रिस्क होता है वो एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टू जो हमने डिस्कस किए हैं उससे ज़्यादा रिस्क यहाँ पर आपको फेस करना पड़ता है। इन शॉर्ट मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इज़ एडिटिव, नंबर 2 इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड नंबर 3 इज़ ब्रेक थ्रू। एडिटिव में क्या था? आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही डील कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने कुछ नए आइडियाज़ उसमें ऐड ऑन कर दिए। और थर्ड वाला जो है ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर और करेक्टर ऑफ बिजनेस में ही चेंज ले आए, तो यहाँ पर जो रिस्क भी इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू एडिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा होता है। क्लियर? ये था जो भी आपकी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एट ग्लोबल लेवल। अब आपको पता है कि हमारी जो इकॉनमी है वो एक लोकल इकॉनमी ना रहकर, एक इंडियन इकॉनमी ना रहकर क्या बन चुकी है? ग्लोबल इकॉनमी बन चुकी है। तो आज के बिज़नेस में जितना भी काम किया जाता है वो ग्लोबलाइज्ड वे में किया जाता है। तो जब हम ग्लोबल लेवल पर काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ के बेनिफिट्स लेने के लिए हमें क्या क्या बेनिफिट्स और भी हो सकते हैं? नंबर 1,
इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अब जब आप ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ यूनिट कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन सेल एट इंटरनेशनल लेवल। प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन हमने बढ़ाया ही क्यों, क्योंकि सेल भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नए नए प्रोडक्ट्स भी बनेंगे अकॉर्डिंग टू चेंजेस, क्योंकि अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग कस्टमर टेस्ट है, अलग अलग फैशन है, तो उसी तरह के प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है और उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने आपको बता दिया कि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आप ग्लोबल वे में कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्वालिटी प्रोडक्ट ही देना चाहेंगे। नेक्स्ट इज़ इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे मोर एम्फेसिस, मोर इम्पॉर्टेंस दी जाएगी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होगा ही होगा। क्लियर। ये थे इसके बेनिफिट्स कि जब हम अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हैं और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेप्स इन सिलेक्शन ऑफ न्यू बिजनेस आइडियाज़। अब जब हमने ये तो बात करी कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काम करना है, पर जब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काम करना है तो हमें अपने बिजनेस आइडियाज़ में कुछ नए कंसेप्ट्स को भी ऐड ऑन करना होता है। यहाँ से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो सकता है, दैट इज़ कंसीडरेशन इन प्रोडक्ट सिलेक्शन। कि जब भी आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो तो कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करते हो। सबसे पहला पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। ऑब्वियस ही बात है, जब आप नए चेंजेस आ रहे हैं तो नए आइडियाज़ तो होंगे ही होंगे, पर आइडियाज़ हमारे माइंड में जो आते हैं वो बहुत सारे आते हैं। उन आइडियाज़ की हमने क्या करनी पड़ती है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। दैट मीन्स उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। उसके बाद हम जो जितने भी नए नए कंसेप्ट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, नई नई बातें हमारे माइंड में आ रही हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेट करते हैं। और आइडियाज़, जो नए आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं उसका मैच्योरिटी कंसेप्ट क्या हो सकता है, उसको भी एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस पोटेंशियल एनालिसिस। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग पे भी बताया था कि स्वॉट, तो बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, दैट मीन्स बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या नए चेंजेस आपको लेकर आने हैं, ये सब चीज़ें डिसाइड करना। नेक्स्ट, टेस्ट मार्केटिंग। ये मैंने आपको कल बताया था कि जो भी काम आप करने जा रहे हो उसको बल्क में ना करके पहले आपने एक स्मॉल क्वांटिटी में उसको बनाया और एक एरिया में उसको, एक सेगमेंट में उसको लॉन्च किया। वहाँ से आपने ये जानने की कोशिश करी कि वो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है या अगर किसी वे में नहीं कर रहा है तो उसके क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसकी वजह से उसने इस चीज़ को अपोज किया, तो उन शॉर्ट कमिंग्स को इम्प्रूव करने के बाद ही अपने आप प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करेंगे। दैट इज़ नॉट नोन एज टेस्ट मार्केटिंग। एंड लास्ट वन इज़ कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है, दैट मीन्स एक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट, जो भी नए आइडियाज़ आपके माइंड में आए थे उसके बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद, टेस्ट मार्केटिंग करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को एक्चुअल मार्केट में लॉन्च करना है। यहाँ से जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अभी एक आता है 6 कैटेगरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी हम नया प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं ना, उसको 6 तरीके से सोच सकते हैं। कैसे? नंबर 1, न्यू टू द वर्ल्ड। अब आपके माइंड में जो आइडियाज़ आए हैं वो कैसे होने चाहिए, पुराने तो नहीं होने चाहिए ना, नए होने चाहिए, न्यू आइडियाज़ होने चाहिए जो पहले से मार्केट में अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट इज़ न्यू प्रोडक्ट लाइन। किसी नए तरह का प्रोडक्ट नए चेंजेस के साथ, नए यूजेस के साथ, नए कंफर्ट्स के साथ, ये सब होना चाहिए। एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, या जो पहले से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी के अंदर आपने कुछ ना कुछ एडिशंस कर दिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दिए।
रीपोजिशनिंग का मतलब पहले आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया था यमुनानगर में, अब यमुनानगर से बाहर निकल कर आपने किसी दूसरे एरियाज़ में लॉन्च कर दिया, दैट इज़ नोन एज रीपोजिशनिंग। आपने एक प्रोडक्ट की जो लॉन्च वाला एरिया था उसको रीपोजिशन कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसकी मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट भी करनी होती है। तो मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट आपको साथ के साथ प्रॉफिट्स अर्न करके नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज की तरफ या फिर मैच्योरिटी स्टेज की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर हम जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस करते हैं उसको मिनिमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। तो ये 6 तरह से, ये 6 कैटेगरीज बताई गई हैं कि किस किस तरह से आप एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो हमने प्रोडक्ट प्लानिंग की है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हम कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स को कैटर करना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से जानने के बाद उसको मार्केट में यूज़ करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, हम फर्म की सर्वाइवल लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं, या फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की सेल को कम होते नहीं उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्लानिंग में कंपोनेंट्स क्या हैं। जब आप प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं कि या तो मैंने नया प्रोडक्ट बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, तो आप कौन कौन सी बातें या कौन कौन से कंपोनेंट्स को कंसिडर करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट इनोवेशन। या तो आप प्रोडक्ट को के अंदर न्यू चेंजेस लेकर आए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन का मतलब आपको सबको बहुत अच्छे से पता है। प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट रेंज। प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। आप एक तरह का प्रोडक्ट नहीं, उससे सिमिलर मिलते जुलते आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाई, ग्रोथ और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपने नए एरियाज़ में भी उसको लॉन्च करना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ वैरायटीज़ ही आपने लेकर चले और उसको एक सिंप्लीफाई वे में, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, क्योंकि एक ही तरह का प्रोडक्ट जब आप नंबर में बनाते हो, लार्ज नंबर में बनाते हो, तो उससे आपको कॉस्ट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट इलिमिनेशन। जब आपको लगता है कि सब काम करने के बाद भी आपको प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर रहे हो, तो आप उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट करके उसकी जगह पर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। अब यही पॉइंट जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं उसका रिपीटिशन चल रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था पहले भी कि एक नया प्रोडक्ट जब आप प्लान करते हैं या उसको डेवलप करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करते हैं। दोबारा से रिपीट हो रहे हैं ये पॉइंट्स। नंबर 1, आइडियाज़ जनरेट होते हैं, देन स्क्रीनिंग, देन टेस्टिंग, देन बिजनेस को एनालाइज करना, नेक्स्ट प्रोडक्ट को डेवलप करना, नेक्स्ट टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। अगर आपको याद है तो अभी हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं। मैंने बोला था कि अभी हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे। ये चार्ट के थ्रू आपको पता चल रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं, 4। नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट ग्रोथ, नेक्स्ट मैच्योरिटी एंड लास्ट 1 इज़ डिक्लाइन। क्लियर। अब ये लाइन भी आपको बता रही है कि प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं और एक लेवल तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद 1 बाय 1 मैंने आपको बताया कि जब ये इंट्रोडक्शन स्टेज होती है तो सेल कैसे होती है, कम होती है। कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि सेल ज़्यादा नहीं है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव। मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी पड़ती है क्योंकि प्रोडक्ट अवेयरनेस ज़रूरी है। यहाँ पर प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्लस थोड़ा सा कॉस्ट से ज़्यादा होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम इस स्टेज को कैसे फेस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा आप करते हो, एडवर्टीज़मेंट भी आपको करनी पड़ती है। अब ये ऐसे ही इंट्रोडक्शन स्टेज को हम मैनेज कैसे करते हैं, साथ के साथ आपको ये पॉइंट्स बताए गए। मैनेजिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है इसकी, जैसे कि रैपिड स्कीमिंग। रैपिड स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपने नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो उस टाइम पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करी और प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा रखा। स्लो स्कीमिंग में लॉन्च करते टाइम
प्राइस हाई है बट प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रमोशनल लेवल जो है वो क्या है, लो है। रैपिड पेनिट्रेशन में यहाँ पर प्राइस लो है बट जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा है। लो पेनिट्रेशन में यहाँ पर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं लो प्राइस पे और प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। ये 4 तरीके आपको बताए गए हैं कि किस तरह से एक प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो इनमें से कोई भी एक बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में आप वही देखो सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, उसके साथ ही बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं। अब फेस करने के लिए फेस तो हमें करनी है बट उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, फिर ये ग्रोथ स्टेज के पॉइंट्स बताए गए हैं। बहुत इजी पॉइंट्स हैं और आप ये फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप पहले भी 2-3 बार पढ़ कर आए हो। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नंबर 3 स्टेज आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में हमें क्या फेस करना होता है, देन हम उन सिचुएशन को मैनेज कैसे करते हैं। ये 2 वेज बताए गए हैं, या तो हम मार्केट को ही मॉडिफाई कर लेते हैं या फिर हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। लास्ट स्टेज आपकी आती है डिक्लाइन स्टेज, और डिक्लाइन स्टेज को कैसे मैनेज किया जाता है ये पॉइंट्स दिए गए हैं। क्लियर? तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया कि मार्केट में जब न्यू प्रोडक्ट और डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट के बारे में जब प्लान किया जाता है या उसको डेवलप किया जाता है तो कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम कंसिडर करते हैं या उसके स्टेप्स क्या है, किस तरह से एक प्रोडक्ट के बारे में प्लान किया जाता है। और जब प्रोडक्ट के बारे में प्लान कर लिया जाता है तो आपको पता है कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी होती है। उस लाइफ साइकिल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 ग्रोथ, नंबर 3 मैच्योरिटी एंड नंबर 4 इज़ डिक्लाइन। क्लियर? इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।